स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं एक प्रोवर्ब से। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। वहाँ जहाँ चाह है वहीं राह है। तो यदि आपने कुछ ठान लिया है कुछ काम करने के लिए, तो आपको रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। ठीक है, इस मोरल वाक्य के साथ में हम लोग अपना क्लास आज का शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपने अगर पढ़ने का प्लान बना लिया है तो फिर आपको पढ़ने के लिए 50 अवसर मिलेंगे। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपको। जो भी काम करने के लिए आपने डिसाइड किया है वो आप अच्छे से कर सकते हैं, यदि आप दृढ़ हों कि हाँ ये काम हमको करना ही करना है तो। ठीक, इसी क्रम में जैसे कि हमारा समरी का क्रम चल रहा है, हम सारे चैप्टर्स की समरी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में एक और चैप्टर जो हमारा है द नेकलेस बाई गाइडी मऊपसंत करके ये राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आज। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आथर के बारे में बात कर लेते हैं, गाइडी मॉपसेंट। ओके, गाइडी मॉपसेंट करके जो हमारे राइटर हैं, इनके बारे में क्या है, 15 अगस्त 1850, 6 जुलाई 1893 वॉज 19th सेंचुरी फ्रेंच आथर। ये 19वीं शताब्दी के एक फ्रेंच राइटर हैं जिनका जन्म 5 अगस्त 1850 को होता है और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1893 को होती है। ओके, रिमेंबर्ड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म। साहित्य में इनको शॉर्ट स्टोरी लेखक के रूप में जाना जाता है। एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉवलिस्ट स्कूल who depicted human lives and depicted human life and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. Okay, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल। नेचुरलिस्ट स्कूल का मतलब प्राकृतिक या वास्तविक स्कूल। वास्तविक स्कूल जो है या एक टर्म है, नेचुरलिस्टिक स्कूल इंग्लिश में एक टर्म है, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माना जाते हैं। मतलब इन्होंने जो नेचुरलिस्टिक स्कूल का जो प्रोसेस चला था इंग्लिश में, इनके ये फाउंडर कह सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज़्यादा इन्होंने उसको बढ़ाया आगे। ठीक, ऐसे रूप में जाना जाते हैं। और इन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी हैं उसमें ह्यूमन फैट को, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन डेस्टिनी को, उसकी सोशल फोर्सेस, सामाजिक जो रोध हैं, सामाजिक जो तत्व हैं, उनको पेसिमिस्टिक वे में। पेसिमिस्टिक देखो, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब होता है आशावादी। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी ढंग से इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। निगेटिव पहलू को इन्होंने दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से, अपनी कहानियों में प्रेस्क्राइब या डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं। कैरेक्टर, सबसे पहले हम हमारे जो चैप्टर है द नेकलेस। ओके, द नेकलेस, इसके बारे में हम लोग इनके जो कैरेक्टर्स हैं, मेन किन किन कैरेक्टर्स का इसमें रोल आता है, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद में स्टोरी की समरी पढ़ेंगे। इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हैं मैथाइल लॉयजल। ये हमारी, इसको हम नरेटर ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं या फिर हीरोइन ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं। ठीक है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वही नरेटर ऑफ द स्टोरी मैंने कहा, या फिर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब जो स्टोरी स्वयं बोलता है बंदा। ठीक, तो ये लेडी हैं, ये अपनी कहानी को स्वयं बयां कर रही हैं। मैथल डी हैज़ बीन, हम इनको लॉइजल के नाम से जानेंगे। ठीक, मिस लॉइजल के नाम से जानेंगे। मैथल डी हैज़ बीन ब्लेस्ड विद फिजिकल ब्यूटी बट नॉट विद द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल सी यर्न्स फॉर। जो मिसेस लॉइजल हैं, इनको मिसेस लॉइजल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिसेस लॉइजल, मिसेस लॉइजल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मिसेस लॉइजल जो हैं, कभी आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि इनका फुल नेम क्या था। ठीक है, मिसेस लॉइजल का आपसे क्लियर देंगे दिस पेज। ओके, मिसेस लॉइजल जो हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु वॉज मिसेस लॉइजल, तो आपको बताना है कि मिसेस लॉइजल जो हैं वो मिस्टर लॉइजल, ये जो क्लर्क होते हैं, उनकी वाइफ हैं। ठीक है,
MRS लिखा जाता है मिसेस को, ठीक है। तो ये मिसेस लॉइजल हैं। देखते हैं द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी इन्होंने ही पूरी वर्णित की है। दूसरी चीज सी, ये मैथल्डी हैज़ बीन ब्लेस्ड विद फिजिकल ब्यूटी बट नॉट विद द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ही सी अर्न्स फॉर। उसको फिजिकल ब्यूटी तो दी गई थी, ईश्वर ने उसको सुंदरता तो बड़ी अच्छी दी थी, लेकिन सुंदर लाइफ स्टाइल उसको नहीं मिली थी, जिसके लिए वो बड़ा ही चाह रखती थी। बहुत ही उसको पसंद था बढ़िया से स्टाइलिश वे में रहना, लेकिन इस टाइप से परिस्थितियां उसको प्रदान नहीं की गई थी ईश्वर के द्वारा जिसमें वो बड़ी ही स्टाइलिश बन के रह सके, क्योंकि उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी, ठीक है। और क्लर्क उस समय रिच पर्सन नहीं समझे जाते थे, ओके। तो उनके पास पैसे का अभाव रहता था, जिससे कि वो बहुत ही स्टाइलिश बन के नहीं रह पाती थी। आगे, एंड सी फील्स डीपली डिसकॉन्टेंटेड विद हर लॉट इन लाइफ। जितना भी उसके पास था, उसकी ज़िंदगी में जितना भी उसको मिला था, उससे वो बहुत ही डिसकॉन्टेंटेड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, बहुत ही असंतुष्ट रहती थी। व्हेन सी प्रिपेयर्स टू अटेंड फैंसी पार्टी सी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। जब वो पार्टी के लिए तैयार होकर के जाती है तो उसके पास गहने नहीं होते हैं, उसके लिए वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उनसे गहने जो है डायमंड का एक हार उनसे मांग करके ले आती है। देन लॉसेस द नेकलेस एंड मस्ट वर्क फॉर 10 years टू पे ऑफ द रिप्लेसमेंट। उसके बाद में वो हार जो है पार्टी में खो जाता है और फिर 10 साल तक ये कठिन परिश्रम करती है इस ऋण को चुकाने के लिए। ये जो हार था खो गया था, उसकी जगह पर उसने दूसरा हार उसको दिया फॉरेस्टियर को, तो उस हार को जो खरीदने के लिए पैसा चाहिए था उसके लिए इन पर कर्जा हो गया था। तो 10 साल तक इन्होंने मेहनत करके फिर वो पैसा इकट्ठा कर पाया था। हर वन नाइट of radiance cost her and Monsieur Loisel any chance for future happiness. ओके, उसका एक रात का जो बड़ी स्टाइलिश चमक धमक में रहने वाली एक रात थी, उसका जो कॉस्ट था, उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ी थी कि ये लोग लाइफ में फ्यूचर में हैप्पी नहीं रह पाए। पूरे 10 साल तक परेशान रहे, कठिन परिश्रम करते रहे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इनको। ओके, चलो भाई, मैं ये तो हमने पढ़ लिया मिसेस लॉइजल के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं मॉन्सियोर लॉइजल, या इसको हम मिस्टर लॉइजल भी कह सकते हैं या मिस्टर हस्बैंड कह सकते हैं, ठीक है। मिस्टर लॉइजल कह सकते हैं। मैथिल्डीज हस्बैंड, Mathilde's wealthy friend. Oh, Mathilde's husband, Monsieur Loisel, is content with the small pleasures of his life, but does his best to appease Mathilde's demand and assuage her complaints. मिस्टर जो लॉइजल थे, ये इनके पास जितना भी धन था इससे ये कॉन्टेंटेड थे, खुश थे, प्रसन्न थे, संतुष्ट थे और अपना पूरा प्रयास करते थे अपनी वाइफ को, जिसका नाम है मैथिल्डी, ठीक है, या जिसको हम मिसेस लॉइजल कह सकते हैं, उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश किया करते थे और उसकी कोई भी कंप्लेंट ना रह जाए ये प्रयास किया करते थे। ही लव्स मैथिल्डी immensely but does not truly understand her and he seems to underestimate the depth of her happiness. वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा लव करते थे, लेकिन सच तो बात यह है कि वो उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, ठीक, उसको अच्छे से समझते नहीं थे, और जिससे कि ये प्रतीत होता है कि उसकी खुशियों को उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर रखा था, उसकी खुशियों को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था। When Mathilde loses the necklace, Monsieur Loisel sacrifices his own future to help her repay the debt. जब उससे वो हार खो जाता है, मिसेस लॉइजल से जब ये हार खो जाता है, तो ये मिस्टर लॉइजल अपना पूरा फ्यूचर कुर्बान कर देते हैं इसके लिए,
अपनी वाइफ के लिए, और कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम कठिन परिश्रम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और ये जो ऋण हो गया है, कर्जा हो गया है, उसको उतारेंगे। ठीक। ही पेज डियरली फॉर समथिंग ही हैड नेवर वांटेड इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद में क्या होता है कि भाई ये मेहनत करते हैं, बहुत ही लगन के साथ मेहनत करते हैं और उसको पे करते हैं, उसको चुकाते हैं, जो भी ऋण इन्होंने लिया था, जो ये नहीं चाह रहे थे ज़िंदगी में करना, किसी से ऋण लेना, तो वो लिया इन्होंने और फिर उसको उनको चुकाना पड़ा। मैडम फॉरेस्टियर की बात कर रहे हैं। अब मैडम फॉरेस्टियर कौन थी? जैसा कि अगर आप समझे होंगे तो ये फ्रेंड थी। किसकी फ्रेंड थी? मिसेस लॉइजल की। ठीक है, मिसेस लॉइजल की ये फ्रेंड थी और ये एक वेल्दी लेडी है, बहुत पैसे वाली लेडी होती है। मैडम फॉरेस्टियर ट्रीट्स मैथिल्डी काइंडली बट मैथिल्डी इज बिटरली जेलस ऑफ मैडम फॉरेस्टियर्स वेल्थ। अच्छा, मैडम फॉरेस्टियर जो थी ये मिसेस लॉइजल को प्यार से ट्रीट करती थी, अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, लेकिन मैडम लॉइजल जो थी, मिसेस लॉइजल, जिनका नाम मैथिल्डी है, ये जो है मैडम फॉरेस्टियर से जलती थी, उनसे जलस, ये घृणा का भाव रखा करती थी। क्यों? क्योंकि मिसेस फॉरेस्टियर या मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही पैसे वाली थी, तो इसके पैसे से इसको घृणा होती थी। मिसेस फॉरेस्टियर के पैसे से मैडम लॉइजल या मिसेस लॉइजल को घृणा होती थी, क्योंकि वो खुद इतनी पैसे वाली होना चाहती थी, वो अपने आप को इनसे ऊंचा दिखाना चाहती थी। ओके। एंड द काइंडनेस पेन्स हर, जो वो दयालुता दिखाती मिसेस फॉरेस्टियर जो भी दयालुता दिखाती मिसेस लॉइजल के ऊपर, तो मिसेस लॉइजल को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर दयालुता नहीं दिखा रही, बल्कि मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हैं, इसी से उसको जलन हुआ करती थी। मैडम फॉरेस्टियर lends Mathilde the necklace for the party and does not inspect it when Mathilde returns it. मैडम फॉरेस्टियर अपना हार, अपना जो डायमंड नेकलेस है, मिसेस लॉइजल को दे देती हैं पार्टी में पहन के जाने के लिए। जब वो रिटर्न करने आती हैं तब उसको चेक तक नहीं करती, ऐसे कहती ठीक है इसको रख दो जाकर केस में जहाँ से आपने निकाला था। ठीक है। She is horrified to realize that Mathilde has wasted her life trying to pay for a replacement necklace when the original necklace had actually been worth nothing. उसको जब मैडम फॉरेस्टियर को जब पता चलता है, ठीक, जब उसे पता चलता है कि मैडम लॉइजल ने कई साल अपने बर्बाद कर दिए सिर्फ इसलिए कि इनको इसके हार की कीमत चुकानी पड़ी। ठीक, ये जान करके वो बड़ा ही आश्चर्य में पड़ती हैं, बहुत ही घबरा जाती हैं कि मेरा हार तो नकली था, उसकी कोई कीमत नहीं थी और इसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कर्ज चुकाया। ये सोच करके वो थोड़ा सा घबरा जाती है। ओके। और बाद में बताती भी है कि हमारा हार तो मात्र 500 का होगा लगभग, लेकिन आपने जो लिया ये तो ओरिजिनल वन है, मेरा तो ओरिजिनल नहीं है। वो लास्ट में बताती है इनको। ठीक है, चलो अब समरी पढ़ लेते हैं, द नेकलेस की समरी पढ़ लेते हैं। समरी क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ये मेन चीज़ है, मेन स्टोरी है आपकी। जैसा कि मैंने बताया है कि एक लेडी मैथिल्डी लॉइजल लिव्ड इन ए फ्लैट विद हर हस्बैंड। एक औरत होती है जिसका नाम है मैथिल्डी लॉइजल, जो अपने हस्बैंड के साथ में एक फ्लैट में रह रही है। ही वर्कड एज ए क्लर्क, उसका हस्बैंड एक क्लर्क के रूप में कार्य करता है। फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा विभाग में उसका पति जो है क्लर्क है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर मिस्टर लॉइजल इज working as a clerk in Ministry of Education, Ministry of Income Tax, Ministry of Politics या Ministry of कुछ भी रख सकते हैं। एजुकेशन जगह मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक। दे वर नॉट एबल टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, वो इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो आराम का जीवन व्यतीत कर पाते। ओके। हाउ एवर दे वर नॉट पुअर, मेरीली सिंपल, यद्यपि वो गरीब नहीं थे, बस सिंपल लाइफ जी सकते थे, इतना पैसा उनको मिलता था सैलरी से। हाउ एवर मैथिल्डी डिजायर
मैथिल्डीज डिजायर वॉज टू बी रिच, लेकिन मैथिल्डी की डिजायर थी बहुत पैसे वाला होना। वो सोचा कर, डिजायर का मतलब इच्छा, मैथिल्डी की इच्छा थी कि नहीं हम लोग सिंपल ना बन के रहें, हम लोग बहुत पैसे वाले बन के रहें, जो कि पॉसिबल नहीं था एक क्लर्क की सैलरी से। सी फेल्ट इरिटेटेड, डिसअपॉइंटेड एंड सैड ऑफ नॉट हैविंग अ लार्ज हाउस। अच्छा, वो बड़ा ही इरिटेटेड रहती थी, बहुत ही निराश, डिसअपॉइंटेड बहुत ही निराश रहती थी, एंड सैड और बड़ा ही दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ा सा घर नहीं था, इसीलिए। मोर ओवर सी डिजायर्ड टू हैव अ गुड ड्रेस, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, विच मेड हर सैड। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि और भी वो बहुत कुछ चाहती थी। वो चाहती थी एक बढ़िया सी ड्रेस, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, जो कि उसके पास नहीं था। और इसीलिए वो ये सब सोच करके वो दुखी रहा करती थी। यद्यपि उसके पास इतना पैसा था कि खर्चा उसका आराम से चल सकता था, चल रहा था, चल सकता था और चल भी रहा था, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा थी, बड़ा घर, बड़ी बड़ी ज्वेलरी, ये सब कुछ वो अपने पास रखना चाह रही थी, सब कुछ अपना होना चाह रही थी कि ये सब कुछ हमारा हो जाए, इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा हो। लेकिन वो उस समय संभव नहीं था, और ये सोच सोच करके वो दुखी हुआ करती थी, मानसिक रूप से वो बीमार रहती थी इसी तरह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। One day, his husband brings her an invitation to a fancy party. एक दिन उसके हस्बैंड उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आते हैं, निमंत्रण पत्र लेकर के आते हैं कि एक फैंसी पार्टी में, एक बढ़िया अच्छी वीआईपी पार्टी में हम लोगों को चलना है। इट वॉज एन इनविटेशन टू द बॉल। एक बॉल के लिए इनविटेशन था। बॉल का मतलब होता है डांसिंग पार्टी, आप कह सकते हैं। ड्रिंकिंग एंड डांसिंग पार्टी होती है, वहाँ ड्रिंक भी किया जाता है और फिर डांस भी किया जाता है, उसको बॉल बोलते हैं। ठीक। ही थॉट हिज वाइफ वुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट सीइंग द इनविटेशन लेटर। वो ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी को, वैसे जनरली बाहर जाने को नहीं मिलता है, इतनी वीआईपी पार्टीज में जाने को नहीं मिलता है, तो इतनी बड़ी वीआईपी पार्टी में भी जाने को मिल रहा है, ये सोच करके उसकी पत्नी बड़ी खुश हो जाएगी। लेकिन however his wife instead of being happy threw away the invitation letter and started crying। और उसकी पत्नी क्या करती है, जब उसको ये लेटर मिलता है तो वो लेटर को पाकर के खुश होने के बजाय लेटर को फेंक देती है और रोना शुरू कर देती है। She complained about not having a pretty dress to wear on such a great occasion। वो कंप्लेंट करती, शिकायत करती है, रोते हुए कहती है कि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है इतनी अच्छी पार्टी में जाने के लिए। सी वॉन्टेड टू सीक एडमिरेशन फॉर एवरीवन। वो चाहती थी कि हम इतने अच्छे कपड़े और इतनी अच्छी ज्वेलरी पहन के जाएं कि वहाँ पर जितने भी लोग हों सभी मेरी प्रशंसा करें। ऑल्सो सी वॉन्टेड टू बी ए सक्सेस एट द पार्टी। और वो उस पार्टी में सफल होना चाहती थी। सफल होने का मतलब कि ऐसा होना चाहती थी कि सभी उसको नोटिस करें और सभी कहें कि वाह, क्या भाई ये ड्रेसिंग सेंस है, कितनी अच्छी ड्रेस है, कितने अच्छे कपड़े हैं, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, सभी इसकी तारीफ करें, अट्रैक्शन का केंद्र ये बने, ऐसा ये बनना चाह रही थी। हिज जेंटल हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक्स टू बाई ए प्रेटी ड्रेस। उसके समझदार पति ने उसको 400 फ्रैंक दिए और कहा कि ठीक है, एक अच्छी सी ड्रेस अपने लिए खरीद लो जा करके। ही हैड सेव्ड द मनी टू बाई ए राइफल। उसने ये पैसा बचाया था अपने लिए एक गन खरीदने के लिए, ताकि गन खरीद करके वो संडे टू संडे अपने फ्रेंड्स के साथ में शिकार खेलने के लिए जाया करेगा। इसलिए इसने पैसा इकट्ठा करके रखा था, लेकिन ये पैसा अपनी वाइफ को दे देता है उसकी खुशी के लिए कि चलो ये एक यूनिफॉर्म, अपनी ये ड्रेस खरीद लेंगी, जिससे कि पार्टी में इनको नई ड्रेस मिल जाएगी और ये खुश भी हो जाएगी। द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच्ड। पार्टी वाला दिन आ गया। हिज वाइफ सीम टू बी एंक्सियस अगेन। सी वॉज अपसेट। सी फेल्ट दैट सी डिडंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर विद द ड्रेस। अच्छा, पार्टी वाला दिन आ गया। अभी हस्बैंड मिस्टर तो सोच रहे हैं कि उसकी पत्नी बड़ी खुश होगी, लेकिन वो अभी भी परेशान है, अपसेट है, क्योंकि अभी उसके दिमाग में चल रहा है कि ड्रेस तो हमारे पास चलो हो गया,
लेकिन हमारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है कि हम क्या पहन के जाएंगे जो हमारी इस ड्रेस पर ज्वेलरी मैच करे अच्छी सी। हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू आस्क द सेम फॉर हर फ्रेंड जीनी फॉरेस्टियर। उसका हस्बैंड सजेस्ट करता है कि चलो भाई ठीक है, अगर आपके पास नहीं है कोई ज्वेलरी तो आपकी फ्रेंड जो है जीनी फॉरेस्टियर, आप उससे ले लो जा करके और फिर उसको वापस कर देना। मैथिल्डी वेंट टू हर हाउस एंड बोरोड अ स्पार्कलिंग नेकलेस। मैथिल्डी भाई जाती है अपनी फ्रेंड के यहाँ, जीनी फॉरेस्टियर के यहाँ जाती है और वहाँ से उनका एक बढ़िया चमचमाता हुआ हार लेकर के आती है। मैथिल्डी along with her husband, हिज हो गया यहाँ पर बेटा, यहाँ हर जगह हर होना चाहिए। विद हर हस्बैंड एन्जॉयड अ लॉट एट द पार्टी। मैथिल्डी जो है अपने पति के साथ में पार्टी को खूब एंजॉय करती है। सी वॉज सक्सेसफुल इन सीकिंग एवरी वंस अटेंशन टू हर। वो सक्सेसफुल हो जाती है, सफल होती है, जैसा उसने सोचा था वैसे ही वो सफल होती है पार्टी में और लगभग सबका वो ध्यान आकर्षित करती है अपनी तरफ, इतनी ज़्यादा सुंदर बन के जाती है पार्टी में। ठीक। देन दे हैड देन दे हेडेड ओके फॉर होम ड्यूरिंग द ऑड आवर्स इन द मॉर्निंग के लगभग 4 AM तक तो ये सब होता है और 4 AM के बाद में ये लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो उस समय उसको कोई सवारी नहीं मिलती है। ऑन रीचिंग होम, जब घर पहुंचते हैं, मैथिल्डी वॉज सरप्राइज्ड ऑन नॉट फाइंडिंग ए नेकलेस अराउंड हर नेक। जब घर पहुंचते हैं तो मैथिल्डी जब अपने शीशे के सामने, अपने मिरर के सामने बैठती है, अपने कपड़े उतारती है और सोचती है कि एक बार और फाइनल लुक अपना देख लें कि हम कितने स्मार्ट लग रहे थे पार्टी में। ये देखने के लिए जब अपने शीशे के सामने बैठती है तो देखती है कि उसके गले में नेकलेस नहीं था, हार नहीं था। They both felt that it might have fallen down in the cab which they took to reach home. उनको शंका होती है, दोनों लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम वापस आ रहे थे तो जिस कैब में हम वापस आए हैं, जिस गाड़ी में वापस आए थे, हो सकता है ये उसी गाड़ी में गिर गया हो। ऑल्सो ही सर्च्ड ऑन द स्ट्रीट दे हैव कम थ्रो। जिस गली से ये लोग पैदल आए थे कुछ दूरी तक, उस गली में भी ये लोग जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर ये इनको नेकलेस नहीं मिलता है। मोर ओवर ही अप्रोच्ड द पुलिस, गेव एडवर्टीजमेंट बट ऑल इन वेन। और यहाँ तक कि वो लोग पुलिस के पास भी जाते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट भी निकलवाते हैं। अपना एडवर्टीज़ का मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार भी करते हैं पेपर में निकाल करके। कहते हैं कि जिसको भी ये नेकलेस मिला हो हमें रिटर्न कर दो, उसको उचित गिफ्ट, उचित उपहार दिया जाएगा। लेकिन ये सब इन वेन, सब व्यर्थ में चला जाता है। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, सब व्यर्थ में जाता है, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है हार का। हर हस्बैंड आस्क्ड her to write a letter to her friend. She wrote that she had the clasp broken and is getting it repaired. अच्छा, उसका हस्बैंड कहता है, मिसेस लोइजल का हस्बैंड कहता है कि आप अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो, मिसेस फॉरेस्टियर को या मैडम फॉरेस्टियर को, कि आपका जो हार था, नेकलेस था, वो थोड़ा सा टूट गया है और जिसको मरम्मत कराने के लिए मैंने दुकान पर दिया हुआ है। वो जैसे ही सही होता है वो सही करा के हम आपको वापस दे देंगे, जिससे कि हमको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और हम कुछ न कुछ मैनेज करके उनको हार लौटा देंगे चल के। तो उसकी वाइफ मिसेस लॉइजल वैसा ही करती है। मीन वाइल दे वर सक्सेसफुल इन सर्चिंग फॉर ए सिमिलर नेकलेस। अच्छा, अंततः उन्हें क्या होता है कि वो एक उसी तरीके का हार खोज पाने में सफल हो जाते हैं। दुकान पे जाते हैं ढूंढने के लिए, तो जो सोनार की दुकान होती है वहाँ पर उसी टाइप का एक हार इनको मिल जाता है। हाउएवर इट कॉस्ट 36,000। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होती है? इसकी कीमत होती है 36,000 की। ये बेटा ध्यान रखना, 36,000, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा MCQ क्वेश्चन में कि द नेकलेस कॉस्ट हाउ मच, ये द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज डैश, 36,000, 34,000, 30,000, व्हाट इज़ द करेक्ट? तो आपको लिखना है 36,000।
ओके, 36,000 फ्रैंक्स। ठीक। हर हस्बैंड हैज़ इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर। उसके हस्बैंड ने, यहाँ पर भी हिज की जगह हर होगा, उसके हस्बैंड ने 18,000 रुपया अपने पिता से लिया था, या उसके पिताजी उसको दे करके गए थे 18,000 रुपये। बाकी हाउ एवर दे हैड टू बोरो द रिमेनिंग मनी, और बाकी जो पैसा था, जब 36 का था तो 18,000 जब उनके पास हैं तो 18,000 और उनको व्यवस्था करनी थी। ठीक, तो वो उन्होंने उधार लिया लोगों से। दे मैनेज टू बाई द नेकलेस थ्रू इनहेरिटेड एंड बोरोड मनी। इस तरह से वो एक हार खरीदने में सफल होते हैं। एक इनहेरिटेड और बोरोड मतलब जो उनके पिता ने संपत्ति दी थी, पैसा दिया था वो, और उधार का पैसा, दोनों मिला करके ये हार खरीद पाते हैं। आगे, बट इट टुक देम अ पीरियड ऑफ 10 years टू रीपे द बोरोड अमाउंट। लेकिन जो 18,000 रुपये इन लोगों ने उधार लिया था, इसको चुकाने में इनको 10 साल लग जाता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है। इन दीज ईयर्स देयर लाइव्स हैव ड्रेस्टिकली चेंज्ड। इन 10 सालों में इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही बुरी तरह से बदलती है। दे मूव टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट, क्लीन्ड एंड कुकड हर सेल्फ। वो एक छोटे से घर में फिर शिफ्ट हो जाते हैं। पहले इनका घर जो था जितना पर्याप्त था, जितना था उससे बड़ा मिस मैडम चाह रही थी ना, मिसेस लॉयजल उससे बड़ा घर चाह रही थी, लेकिन बाय लक उनको उससे बड़ा घर तो नहीं मिलता है, बल्कि उससे और छोटे घर में रहने को मिल जाता है। अभी इन्होंने एक छोटा सा घर ले लिया, और मिसेस लॉयजल जो हैं अब इनकी कामवाली भी नहीं लगी है, खुद ही बेचारी अपनी सफाई करती है, खुद ही खाना बनाती है। ठीक, मोर ओवर हर हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द अमाउंट। और यहाँ तक कि उसका पति एक जॉब नहीं करता, कई जॉब कर रहा है, दिन में भी जॉब कर रहा है, रात में भी जॉब कर रहा है। ठीक, इस तरह से कई जॉब कर करके वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, पैसा वापस करने के लिए जो 18,000 रुपया इन्होंने उधार लिया है उसको। ओके, ऑल्सो सी कुकड लाइक ए स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ए पुअर हाउस होल्ड, और लुकड ऑल्सो सी लुक्ड लाइक ए स्ट्रांग वुमेन ऑफ ए पुअर हाउस होल्ड। जैसे कि गरीबों के घर में जो कोई औरत होती है बड़ी ही मजबूत हो जाती है, काम करके उसकी आवाज़ भी बड़ी मोटी हार्श वॉइस हो जाती है, उसी तरीके से अब ये भी हो गई हैं, मिसेस लॉयजल भी उसी तरीके की दिखने, और आवाज़ भी उनकी कुछ उसी तरीके की हो गई है। सी लुक्ड वेरी एज्ड, अब वो उसकी एज बहुत ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं रह गई उनके पास, सजने संवरने के लिए बड़ा मेकअप करने का न टाइम रह गया है, न चीज़ें रह गई हैं। अभी काम करते करते ही ये बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो अब बिल्कुल बूढ़ी सी दिखने लगी हैं। वन डे सी सॉ मिस जीनी फॉरेस्टियर ऑन द स्ट्रीट। एक दिन मिसेस लॉयजल जीनी फॉरेस्टियर को देखती, जीनी फॉरेस्टियर वही है मैडम फॉरेस्टियर, ठीक, उसको गली में जाते हुए देखती हैं। सी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस। तो मिसेस लॉयजल जो हैं उन्होंने निश्चय किया कि चलो आज इनको हार वाली पूरी सच्चाई बता देते हैं। द लेटर वॉज स्टन्ड बाई रफ अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मर। जो लेटर का मतलब है मिसेस जीन फॉरेस्टियर से, ठीक है, ये मैडम फॉरेस्टियर से, और फॉर्मर से मतलब है मिसेस लॉयजल से। ठीक, तो जो लेटर है बाद वाली मतलब मैडम फॉरेस्टियर स्टन्ड रह जाती हैं, एकदम भौचक्की सी रह जाती हैं। मैडम फॉरेस्टियर एकदम भौचक्की सी रह जाती हैं मिसेस लॉयजल का अपीयरेंस देख करके। अपीयरेंस का मतलब जैसा भी उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, उनका चेहरा देख करके, उनकी शरीर की बनावट देख करके, उनकी एकदम ऐसे दिख रही हैं जैसे एकदम बुजुर्ग हो गई हूँ, वो स्थिति देख करके वो एकदम अचंभित रह जाती हैं, भौचंकित रह जाती हैं, और वो उनको पहचान भी नहीं पाती हैं। मोर ओवर ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, उसके बाद में मिसेस लॉयजल पूरी कहानी बताती हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान बताती हैं, और हार वाली पूरी कहानी बताती हैं। ठीक, तब क्या होता है, जीनी फॉरेस्टियर वही मैडम फॉरेस्टियर
टोल्ड दैट इट वॉज ए फेक वन, बताती हैं कि मेरा नेकलेस तो फेक वाला था, मेरा तो सही नहीं था, मेरा तो नकली था। द वर्थ ऑफ द सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रैंक्स, और बताती हैं कि मेरे वाले की तो कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और आपने ओरिजिनल खरीद के मुझे वापस कर दिया। इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें मैसेज यही मिलता है कि वट एवर गॉड हैज़ गिवन अस वी शुड बी सेटिस्फाइड इन दैट ओनली। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम संतुष्ट रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, अन्यथा खुशी का कोई दूसरा साधन नहीं है। आपके पास कितना भी धन हो, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो। ठीक है, चलो भाई, यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर watching this video, and continuous be a watcher of the videos by Let's Learn English 2.0, who is working only for you and especially for the class 10th students. Okay, so all the best, be continue, study well, God will help you surely. Thank you.